हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर नंबर 4 में। जी हाँ, लेक्चर नंबर 444। ये है आज का अपना सरफेस टेंशन का अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे लिक्विड ड्रॉप्स के बारे में कि लिक्विड ड्रॉप्स में प्रेशर कैसे वेरी करता है। अब तक जो हमने पढ़ रखा था उसका एक छोटा सा रिकॉल 2-3 स्टेटमेंट के अंदर। पहला हमने ये पढ़ा था कि सरफेस टेंशन क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसकी, लिक्विड सरफेस की, जिसकी वजह से जो ऊपर वाली लेयर होगी वो हमेशा ही खुद को क्या करेगी, कम से कम एरिया में कवर करना चाहेगी। इसी वजह से जो ज़्यादातर क्या, ऑलमोस्ट एवरी ड्रॉपलेट ऑफ ए लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। वो हमेशा क्या करना चाहती है, सरफेस एरिया को कम से कम करना चाहती है। क्यों करना चाह रही थी? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। चलिए, उसके बाद हमने देखा था कि सरफेस टेंशन जो फोर्स है वो क्या है, अलोंग द लेंथ, एक लेंथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स के कारण जो एक्ट होता है उसकी वजह से सरफेस टेंशन आता है। ठीक है। अब उसके बाद हमने ये देखा था कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, और फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये हुआ सरफेस टेंशन में जो फोर्स हम कहते हैं वो ऑलवेज क्या होता है, टेंजेंशियल होता है, जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि टेंजेंशियल ही कह दिया तो ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, कैसे भी। तो इट्स ए स्केलर। ठीक है। अच्छा, स्केलर वाला ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि सरफेस टेंशन स्केलर है या वेक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सरफेस एनर्जी हमने डिस्कस की थी, इंटरमोलिकुलर थ्योरी हमने डिस्कस किया था। उनका जो कंक्लूजन आया था वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। और उसके एक मैंने अब यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड देन एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स। क्या है, देखिए, ये जो दोनों पॉइंट है आपके स्टेट बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये जो पॉइंट है आपके नीट एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो मैं बताऊंगा। ठीक है। और ये ऐसे रीजन, यानी कि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि क्या कारण है कि लिक्विड ड्रॉप और जो बबल्स होती हैं वो स्फेरिकल हो जाती है, तो 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये जो आज का ये कंटेंट मैंने जो लिखा है इसे अच्छे से ध्यान से छाप लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। देन पॉइंट नंबर 2, ये दोनों पॉइंट एक साथ लिखने हैं। ठीक है, ये नोट है किसके बाद के, लेक्चर नंबर 3 के बाद के। ठीक है। और देन हियर इज ए स्मॉल टॉपिक के एक्सप्लेनेशन, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, इसका कहना है कि मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस एक्सपीरियंस नेट इनवर्ड पुल, यानी कि नेट फोर्स जो था वो नीचे की तरफ लगता है। उसकी वजह से क्या क्या घटनाएं हो रही थी, वो सरफेस एरिया क्यों कम हो रहा था, वो हम देखेंगे। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद इसको मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। क्या है एक्सप्लेनेशन इसका? इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार। वैसे देखिए, जी हाँ, देखिए, ये एक कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर में एक लिक्विड मैंने फिलअप कर दिया। ठीक है, चलो थोड़ा और फिलअप कर देते हैं। कौन सा टेक्स्ट लग रहा है आपको? ठीक है, अब मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए थे। ये जो वो है लिक्विड, वो कौन सा है, वाटर मॉलिक्यूल से फिलअप, यानी कि वाटर ही है। सभी मॉलिक्यूल्स क्या है, वाटर मॉलिक्यूल से। एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ लिया और एक मॉलिक्यूल यहाँ लिया था। तो हमने देखा था कि इस पर जो नेट फोर्स है वो 0 है, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल इसे सेम फोर्स से सभी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे थे। इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 है। क्यों है? क्योंकि इस मॉलिक्यूल को बाकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो सेम अमाउंट फोर्स से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन सा फोर्स है ये? कोहेसिव फोर्स है। क्यों है? क्योंकि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स। कौन से टाइप का फोर्स है ये? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। क्या खास बात है कि इसकी रेंज क्या होती है, कम होती है। ठीक है। फिर इस पर यहाँ ऊपर जो थे वो एयर मॉलिक्यूल्स थे, ये इसका क्या था, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। इस पर हमने देखा था कि नेट फोर्स कहाँ लगता है बच्चों, 0, सॉरी, नेट फोर्स कहाँ लगता है, इनवर्ट। ठीक है, भूल जाता हूँ मैं। चलिए, तो इस पर नेट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ये बात बहुत बढ़िया है सुनने के लिए और समझने के लिए। ठीक,
नेट फोर्स नीचे लग रहा है तो उसकी वजह से क्या हुआ था, उसकी वजह से ये हुआ था कि वो मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ पहुंचा। ठीक है, क्योंकि फोर्स है तो उसे क्या कर रहा है, नीचे बुलाएगा, नीचे जाना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन वो स्पेस खाली नहीं रहेगा क्योंकि वो तो क्या है, लो प्रेशर पर है, और यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है वो हाई प्रेशर पर है, तो मॉलिक्यूल दूसरा जो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा। चलिए, तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से कोई गया, लेकिन जाएगा तो हम देख रहे हैं कि लगातार सभी जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं उन पर नेट फोर्स कहाँ है, नीचे की तरफ है। यानी कि इसको ऊपर जाने में दिक्कत होगी। कौन दिक्कत कर रहा है, ये जो नीचे लगने वाला फोर्स है। तो इसे इस फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स इट हैज टू डू सम वर्क। अगर वर्क करेगा दैट मीन्स इट हैज सम एनर्जी। यानी कि यहाँ से जो मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, जाने में वर्क डन किया, वर्क डन किया तो इसके पास कोई एनर्जी आए, तब मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचा। कौन सी एनर्जी आई, देखो यहाँ से यहाँ आया तो इसके पास कुछ हाइट आ गई है, हाइट आ गई है, दैट मीन्स इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। क्या है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल कहाँ पर है, सरफेस पर। तो सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, सरफेस मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है ना, सरफेस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ चुकी है। अब अगर सरफेस के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है तो सरफेस का खुद का एनर्जी भी क्या हो गया, बढ़ गया। उसे हम क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी। यानी कि यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल है, उनकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई है। तो सरफेस एनर्जी बढ़ गई बच्चों। ठीक है, सरफेस एनर्जी बढ़ गई। अब इससे क्या हुआ, हुआ ये कि कोई भी जो सिस्टम है वो अपनी एनर्जी मिनिमाइज करके रखना चाहता है, जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में भी, थर्मोडायनेमिक्स में, हर जगह। क्यों, क्योंकि लेस द एनर्जी मोर स्टेबल द सिस्टम। ठीक है ना, यानी कि कोई भी सिस्टम जो है स्टेबल तभी होता है जब उसकी एनर्जी कम हो, मिनिमाइज हो। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था, डेल्टा यू एस इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा है, यही तो था वो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी को कम करना है, मतलब सरफेस टेंशन को क्या करना है, कम करना है। तो इसे कम करने के लिए क्या करना होगा, क्या एरिया को बढ़ाना होगा, क्या एरिया को बढ़ाना होगा, नहीं। ये हमने यहाँ पर अलग तरीके से इसका व्यू देखा। क्या देखना चाहिए था, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। क्या, इसे एस एस हो कीजिए, एस इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ गया, एस डेल्टा ए। अब देखिए, ये तो क्या है, गिवन लिक्विड के लिए फिक्स हो गया है। ये तो गिवन लिक्विड के लिए क्या है, फिक्स है, यू कांट चेंज इट। ओके, क्या चेंज कर सकता हूँ कि अगर मुझे सरफेस एनर्जी कम करना है तो सरफेस एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम। सही है, यानी कि सरफेस एनर्जी को कम करना है। क्यों कर रहा हूँ कम, क्योंकि वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए एनर्जी कम होना चाहिए, एनर्जी कम होने के लिए क्या होना चाहिए, एरिया कम होना चाहिए। इसीलिए जो सरफेस होता है किसी भी लिक्विड का, वो खुद का एरिया क्या करता है, मिनिमाइज करता है। तो यहाँ से पहला पॉइंट क्लियर होता है जो यहाँ लिखा था। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, जहाँ से आपके नीट लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसका एक न्यूमेरिकल हमने किया था पिछले लेक्चर में। ये देखिए इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 2, व्हेन ए नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कोएलिसेस एंड फॉर्म ए ड्रॉप। बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जब मिल करके क्या करते हैं, एक ड्रॉप को बनाते हैं, तो देयर इज रिडक्शन इन द टोटल सरफेस एरिया। ऐसा क्यों होता है, देखिए बहुत सी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स मैंने दिखाई यहाँ पर, उन सब ने मिलकर के क्या किया, एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाई, सॉरी बड़ी से एक लिक्विड ड्रॉप बनाई। ठीक, ये ड्रॉपलेट्स है। जब हम स्मॉल ड्रॉपलेट्स को मिला करके एक बहुत बड़ी लिक्विड ड्रॉप बनाते हैं तो एरिया कम होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सभी जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं
उनका सबका जो सरफेस एरिया वो क्या है, एक्सपोज्ड है। दैट मीन्स सबका इंडिविजुअल सरफेस एरिया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक लिक्विड ड्रॉप का केवल सरफेस एरिया है। तो ऐसा माना जा सकता है कि इसमें वो सारी ड्रॉपलेट्स होंगी, ठीक है, क्योंकि इसी से मिलकर बना है, तो ऐसा मैं मान सकता हूँ। अब देखो, क्या ये सरफेस एरिया आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। इतनी सारी ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया, ये इनसाइड जो कवर है वो नहीं दिखेगा। मतलब क्या हुआ कि जब बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलकर के एक बड़ी लिक्विड ड्रॉप बनाती है तो एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कौन सा एरिया? सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो एस डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, एस डेल्टा ए। तो डेल्टा ए कम हो गया तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम इन दिस केस एनर्जी इज रिलेटेड टू सराउंडिंग। क्या हो गया कि एरिया कम हुआ, एरिया कम हुआ तो सरफेस एनर्जी कम हुई, यानी कि अगर पहले से एनर्जी ज़्यादा रही होगी तो वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, तभी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स इट विल गेट स्टेबल। अब सवाल आना चाहिए मन में, क्या आना चाहिए सर? ये आना चाहिए कि अगर उल्टा हो कि एक लिक्विड ड्रॉप को बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ दे तो क्या होगा? सोचो सोचो, बताओ जल्दी। अगर एक बहुत बड़ी ड्रॉपलेट है, सॉरी ड्रॉप है, छोटी छोटी लिक्विड ड्रॉप में मैंने इसे तोड़ दिया, ठीक है, क्या होगा कि अब सरफेस एरिया बढ़ गया है, क्योंकि अब सबका एरिया आपको दिखाई देगा। तो सरफेस एरिया गेट इंक्रीजेस स्टूडेंट्स। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एस डेल्टा ए, ये इंक्रीज कर गया तो ये भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, सरफेस एनर्जी बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर कट होना चाहिए, इसके नीचे वो डायग्राम बना लेना ना। चलिए अब हम आते हैं अगला कि ये क्या कहानी है। अगला कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स। कि क्या कारण है कि कोई भी जो ड्रॉप है या बबल है, बबल बचपन में आपने उड़ाए होंगे फूंक मार मार के, ऐसे ऐसे एयर बबल्स, है ना, उन्हीं बबल्स की बात हो रही। और एयर बबल्स से याद आया कि बबल्स के अंदर क्या होता है, हवा होती है। बेवकूफ, क्या होती है भाई, हवा होती है। चलिए अब लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स आर स्फेरिकल इन शेप, ऐसा है, चलिए मान लिया। लिक्विड ड्रॉप्स and bubbles are spherical in shape because the force of the surface tension dominates the gravitational force। अब यहाँ पर बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है कि कोई भी एक लिक्विड ड्रॉप है, कोई भी एक लिक्विड ड्रॉप है, अभी मैंने स्फेरिकल नहीं दिखाया, ठीक है, तो कोई भी एक ड्रॉपलेट रही होगी। तो ड्रॉपलेट है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर उसका कुछ मास होगा, बहुत छोटी सी बूंद, हल्की सी, है ना। तो नीचे लगना चाहिए उसका क्या सर, mg लगना चाहिए, बढ़िया। और अगर ये बारिश की बूंद है यानी कि रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉपलेट है तो क्या होगा, रेन ड्रॉपलेट है तो पानी होगा, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ओके बढ़िया। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स चाहेंगे कि इसका एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, इसका एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो। अब इसका एरिया मिनिमम कैसे होगा वो हम सोचते हैं, ठीक है, कैसे देखिए। तो क्या होगा कि एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि liquid drops and bubbles are spherical in shape because the force of surface tension dominates the gravitational force। यानी कि यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को पहली बात तो क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होती है उनके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही स्मॉल या नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं लेते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, ये आपको कंफ्यूजन करेगा बार बार हर जगह
कि ड्रॉपलेट का mg क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने उसे नेग्लेक्ट कर रखा है एक छोटी सी ड्रॉपलेट के लिए, क्योंकि उसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस टेंशन। ठीक है, अब इसे नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या होगा, अब बचा सरफेस टेंशन। तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, इससे अटैक करेगा इधर, इससे अटैक करेगा इधर, इससे अटैक करेगा इधर, इधर इधर। ठीक है, वो क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा इसका एरिया, और फाइनली उसे कैसा बना देगा, स्फेरिकल। तो देखिए क्या सरफेस एरिया कम हुआ, जी हाँ सर हो गया, जादूगर हो गया है ना। तो ये सरफेस एरिया क्या हो गया इस तरह से, मिनिमम। इसी वजह से यानी कि पहला रीजन कि यस बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए ड्रॉपलेट, कौन से दो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द सरफेस टेंशन, बट surface tension is the more dominant force than the gravitational force, that's why we neglect mg always। ठीक है, जहां लेने लायक होगा वो वहां पर कंसिडरेबल दिखाएगा आपको क्वेश्चन के अंदर, डोंट वरी। चलिए, और यही रीजन है कि सरफेस टेंशन अगर डोमिनेंट है तो वो क्या करेगा, हर एक ड्रॉप को कहेगा कि आप मिनिमम एरिया कवर कीजिए, चाहे कितने भी फेलो मैं हूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया कम से कम करना पड़ेगा। तो उनकी मजबूरी है, कर लिया उन्होंने। These force always tries to minimize the surface area of liquid. A bubble or drop doesn't collapse because the resultant of the external pressure is smaller than the pressure inside a liquid drop or inside a bubble। इस स्टेटमेंट को हम समझने वाले हैं, यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, चलिए इसको हम समझने वाले हैं, लिख लीजिए है ना, कि कोई भी जो बबल है या लिक्विड ड्रॉप है वो कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता, खत्म क्यों नहीं हो जाता, क्या कारण है कि स्फेरिकल ही बना रहता है ना। ऐसा है ना भाई कि एक लिक्विड ड्रॉप है, बाहर से प्रेशर लग रहा होगा, पी एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और भी कोई फोर्स होगा तो होगा, और पी अंदर लिक्विड है तो क्या है, पी इनसाइड यानी कि अंदर का लिक्विड होगा, पी लिक्विड कह दो। अंदर का प्रेशर ज्यादा, सॉरी बाहर का प्रेशर अगर ज्यादा हुआ तो वो क्या कर देगा, इसे कोलैप्स कर देगा, है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसा पाया जाता है कि लिक्विड जो अंदर का प्रेशर वो ज्यादा होता किससे, एक्सटर्नल से। तो वही अब हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एक्सिस ऑफ द प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, एक्सिस of a pressure in a liquid drop। ठीक है, चलिए कैमरा चेक कर देते हैं एक बार। कैमरा चल रहा है बढ़िया से। ओके, तो केवल अजम्पशन मैं बोल ही रहा हूं, केवल आपको लिखते जाना है। ओके, लेट्स सपोज फर्स्ट कंसिडर ए स्फेरिकल ड्रॉप, ए स्फेरिकल ड्रॉप। ओके, बहुत बढ़िया, कर लिया, ये लीजिए सर। ठीक, ऑफ रेडियस आर। ठीक, जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये स्फेरिकल है, फुटबॉल जैसा, ग्लोब जैसा, अर्थ ग्लोब जो है वैसा, है ना, इमेजिन करते जाइएगा। चलिए, अब क्या किए कि हमने एक डायमेट्रिक सेक्शन इसका कट किया। कौन सा सेक्शन, डायमेट्रिक। नाउ कट ए डायमेट्रिक सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन होता है सर, क्रॉस सेक्शन सुना है, ये डायमेट्रिक सेक्शन क्या होता है। डायमेट्रिक सेक्शन कुछ ऐसा है, कैसा है देखिए, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को ऐसा काट दिया। ठीक है, फुटबॉल देखा है इतना बड़ा, बीच में से काट दिया, तो बीच में से काट देंगे,
काट दें। सो डायमेट्रिक क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, इसे काट दिया ना, कट 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 कट, ये कट डायमेट्रिक सेक्शन। लेकिन ये तो 3D ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। इसका साइड व्यू ऐसे कट करेंगे तो क्या दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा कि है ना, ये ऐसा दिखेगा, यूं समझ पा रहे हैं? चलिए, और ये पूरा स्फेरिकल सरफेस इमेजिनेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए ये पूरा क्या है, डायमेट्रिक सेक्शन है। तो डायमेट्रिक सेक्शन नाम दे दो इसे ए बी सी डी और ये ई और ये एफ, ठीक है। चलिए, तो डायमेट्रिक सेक्शन हमने काटा है कौन सा, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, बढ़िया ना। अब इस डायमेट्रिक सेक्शन पर केवल ये पोर्शन हम देखेंगे। अब अंदर क्या है, लिक्विड है, तो ये हमने क्या माना है, स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप मान लो, इसे क्या मान लेते हैं, लिक्विड ड्रॉप। चलिए बहुत बढ़िया, ये लिक्विड ड्रॉप है। क्या है ये, लिक्विड ड्रॉप है, सही है, काफी सुंदर लग रहा है डायग्राम, है ना। चलिए, ये इसका सेंटर भी रहा होगा, ओके। 3D में है भाई, ये 3D में, ओके। अब क्या करें, कौन कौन से फोर्स इस पर लग रहे हैं, तो फोर्स हम इस पर कंसिडर कर रहे हैं, किस पर, क्या होगा कि ड्यू टू डायमेट्रिक सेक्शन we can consider the given spherical liquid drop as a combination of two hemispherical objects, ठीक है। So now we can consider it as a combination of two hemisphere, कौन कौन से हेमिस्फीयर हैं, हेमिस्फीयर पहला, एक पहला ये हो जाएगा ये रहा ए बी सी ई डी, ठीक है। दूसरा सी डी ई एफ सी, ठीक है ना। कुल मिलाकर के 2 हेमिस्फीयर है, ओके ना। हम इसी हेमिस्फीयर की बात करेंगे, इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ, ठीक है, कि इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इसके लिए ये ऐसा डायग्राम बनाते हैं। या डायग्राम बनाना टेढ़ी खीर हो गई है जी। ये हो गया आपका, ये अब हो गया आपका क्या, डायमेट्रिक सेक्शन। तो इस डायमेट्रिक सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे कि अब इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो दिखाते हैं, ठीक है। तो इसे अलग से देखते रहिए, है ना। ये डायमेट्रिक सेक्शन, इसका 2 डायमेंशनल व्यू। पहला, इस पर फोर्स बताना, एक होगा एक्सटर्नल फोर्स होगा, ठीक है, जो कि बाहर से लग रहा होगा, सही है। तो देयर विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर, will be an external force due to atmosphere। मजा आ गया सर एक्सटर्नल में तो। चलिए, अब इस लाइन के अबाउट क्या होगा, सरफेस टेंशन होगा, हाँ होगा सर। इधर वाले मॉलिक्यूल, इधर वाले लिक्विड मॉलिक्यूल, इधर वाले मॉलिक्यूल क्या करेंगे, खींचेंगे, यानी कि अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स होगा कौन सा, सरफेस टेंशन वाला, ठीक है।
देयर विल बी ए फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अलोंग दिस लाइन। और 3D में क्या होगा, देयर विल बी ए फोर्स ड्यू टू अनदर हेमीस्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑन द पेरीफेरी ऑफ ए डायमेट्रिक सेक्शन। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट अलोंग द लेंथ, लेंथ के अबाउट क्या करता है, एक्ट करता है। सही है। और ये जबकि क्या कर रहा है, पूरे एरिया पे लग रहा है, इधर वाले पर। समझे? चलिए तो अब लिखेंगे देयर विल बी अनदर फोर्स, ये फिर से बता देता हूँ, है ना, मुझे उम्मीद है कम समझ में आया होगा ये। अनदर फोर्स एफ ड्यू टू सरफेस टेंशन which acts along the periphery of diametric section। ठीक है, क्या है देखिए, इस स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप के मैंने दो व्यू बताए हैं, 3D एंड 2 डायमेंशनल। इसमें यहाँ देखिए 2 डायमेंशनल में के बीच में जो एक लाइन दिखाया है वो 2 डायमेंशनल में इक्वल है 3 डायमेंशनल में गिवन डायमेट्रिक सेक्शन के पास। ठीक है, चलिए अब अदर जो पार्ट है, दूसरा जो पोर्शन है वो क्या करेगा, इस वाले लिक्विड मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अटैक करेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, और इधर वाले जो लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे वो इधर अटैक करेंगे। लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। दैट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, कि इस बॉडी पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इस पर ये लगा रहा है, इसे खींच रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे कि सरफेस टेंशन लग रहा है along the periphery F सरफेस टेंशन, FS कह दें इसे, चलिए F ही कह देते हैं, केवल हमें पता है कि ये सरफेस टेंशन के कारण है, और ये सेंटर इसका। चलिए, और रेडियस कितना, R। बढ़िया। चलिए अब और कौन लगाएगा, और कोई बचा है क्या, और बचा है अभी, देखिए ग्रेविटेशन हमने नेग्लेक्ट कर दिया, सरफेस टेंशन हमने ले लिया, एक्सटर्नल फोर्स हमने ले लिया, कोई और बचा है क्या? जी हाँ, एक तरफ लग रहा है F एक्सटर्नल, ठीक है, और दूसरी तरफ लग रहा था सरफेस टेंशन। ठीक है, चलिए अब क्या होगा बच्चों, होगा ये कि ये जो लिक्विड फिलअप है अंदर, ठीक है, ये जो लिक्विड फिलअप है वो क्या करेगा, इस आउटर सरफेस पर फोर्स लगाएगा, यानी कि लिक्विड भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। सो देयर विल बी अ फोर्स ड्यू टू लिक्विड, देयर विल बी a force due to liquid itself which denoted as FL। ठीक है, और कौन लगा रहा है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर कि केवल इस डायमेट्रिक सेक्शन पर देखना है, तो इधर वाला क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, ऐसे सही ना। चलिए, तो liquid surface will act on it hemisphere। चलिए अब इतना समझ में आ गया, तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अब एक ही लाइन का डेरिवेशन है, केवल यही समझना था। हालांकि इसके एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम जो काफी इजी है, लेकिन ये समझ माना इंपॉर्टेंट है। क्या देख, इन इक्विलिब्रियम राइट साइड में जितना फोर्स है वो इक्वल होगा किसके, लेफ्ट साइड में लग रहे वाले फोर्स के। चलिए बढ़िया, तो एफ ई प्लस एफ, वो भी राइट साइड में लग रहा है, एफ, तो इसे सरफेस टेंशन कह ही देते हैं बच्चों, है ना।
ताकि कंफ्यूजन नाम की चीज रहे नहीं दुनिया में। इज इक्वल टू एफ एल। ठीक है, चलिए अगर फोर्स किसी सरफेस एरिया पर लगता है तो प्रेशर की बात की जा सकती है। किसकी बात की जा सकती है? प्रेशर की। चलिए बाहर प्रेशर कौन सा है? बाहर पी एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल। ठीक है, अंदर जो प्रेशर है वो पी इनसाइड है। बढ़िया। चलिए तो एफ एक्सटर्नल की वजह से पी एक्सटर्नल आया। ठीक है, फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है वो इनसाइड फोर्स है, अंदर से लग रहा है, तो इसकी वजह से जो प्रेशर आएगा वो पी इनसाइड होगा। ठीक है, या फिर इसे फोर्स इनसाइड भी कह सकते हो। ठीक है ना, एफ लिक्विड फोर्स या फिर फोर्स इनसाइड। ठीक है, चलिए क्या सरफेस टेंशन की वजह से कोई प्रेशर होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। यानी कि जो सरफेस टेंशन है वो तो एरिया पे एक्ट कर ही नहीं रहा, वो केवल एक लेंथ पर एक्ट कर रहा है, इसलिए वो प्रेशर की बात नहीं कर सकते हम उसके लिए। ठीक है, चलिए तो दो फोर्स ऐसे हैं जो प्रेशर क्रिएट करेंगे। एफ एक्सटर्नल, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर पी एक्सटर्नल इंटू एरिया प्लस सरफेस टेंशन क्या लिख सकता हूँ? एफ एस अपॉन एल, एफ एस इक्वल टू एस इंटू एल। अब ये एल क्या है अभी देखेंगे, और एस लिख देना। एस क्या है? एस है आपका सरफेस टेंशन, एंड एफ एल प्रेशर ड्यू टू लिक्विड और प्रेशर इनसाइड इनटू एरिया। ठीक है, चलिए अब पी एक्सटर्नल हम नहीं जानते, तो पी एक्सटर्नल नहीं जानते तो नहीं जानते। एरिया, ये एरिया कितना हो जाएगा? रेडियस कितना है इसका? आर है, तो पाई आर स्क्वायर चाहिए, पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। सरफेस टेंशन तो एस है, लेकिन लेंथ कितना है? लेंथ इस लेंथ पर एक्ट कर रहा है, तो पेरीफेरी क्या होगा? 2 पाई आर इक्वल टू प्रेशर इनसाइड इंटू एरिया। इंटू एरिया क्या आ जाएगा? प्रेशर इनसाइड एरिया, ये भी कितना आ जाएगा भाई? ये भी आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, है ना? सही है, चलिए अब कौन कौन कट जा रहा है? काट दो। पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई पाई, आर आर और ये आर। चलिए क्या बचेगा? पी एक्सटर्नल इंटू आर प्लस 2s आर, सॉरी 2s इज इक्वल टू पी इनसाइड इंटू आर। इसको इधर ले आओ, उसको उधर भेजो, या फिर उसको उधर भेजो, है ना? तो P इनसाइड इंटू आर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू आर इज इक्वल टू 2s। कोई गलती नहीं? बिल्कुल नहीं। P इनसाइड माइनस P आउटसाइड कह दो इज इक्वल टू व्हाट? 2s बाई आर। हो दुनिया बदल गई इस डेरिवेशन में। तो देखिए कैसे बदल गई। इतना लिखिए, लिखा तो ये क्या रिजल्ट आ गया है सर? ये तो कुछ ऊंधा अनुभव है। क्या अनुभव है देखा जाए। हमने एक लिक्विड ड्रॉप ली थी, ठीक है? उस लिक्विड ड्रॉप में हमने कहा था कि एक तो लग रहा सर एफ एक्सटर्नल, एक लगा रहा लिक्विड वाला फोर्स एफ एल, ठीक है, और दूसरा लग रहा था क्या? सरफेस टेंशन।
ठीक। फिर हमने ये कहा कि इसकी वजह से एक प्रेशर आया होगा P एक्सटर्नल, इसकी वजह से एक प्रेशर आया होगा P इंटरनल, इसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं आया, इसकी वजह से केवल सरफेस टेंशन है। ठीक है। अब यानी कि इसने क्या किया, इसको स्फेरिकल बनाने में मदद की, या फिर कम से कम सरफेस एरिया मेंटेन करवाने में मदद की होगी है। अब ये जो कंडीशन थी उसमें हमने देखा कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, यानी कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड या फिर P एक्सटर्नल इज इक्वल टू वो 2S/R। ओके, S क्या है, सरफेस टेंशन, R क्या है, रेडियस है। तो यहां से पता चलता है कि P इनसाइड इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस 2S/R। अरे रे रे, ये क्या हो गया, ये हो गया कि P इनसाइड जो फोर्स है, सॉरी प्रेशर जो है, इनसाइड का प्रेशर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर प्लस 2S/R के इक्वल होता है। यानी कि ज्यादा कौन है, इनसाइड या एक्सटर्नल? ऑफ कोर्स इनसाइड, है ना। तो प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल। ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर ए लिक्विड ड्रॉप। ठीक है। तो यानी कि अंदर आने पर प्रेशर बढ़ जाता है, समझे, बाहर प्रेशर क्या रहता है, कम। और यही कारण है कि बाहर की जो ओर से जो लग रहा प्रेशर है उसकी वजह से लिक्विड ड्रॉप जो है कोलैप्स नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अंदर का प्रेशर ही ज्यादा है। जब अंदर का प्रेशर ही ज्यादा है तो क्या बाहर वाला प्रेशर इसे दबा पाएगा? नहीं। अगर ये नहीं दबा पाएगा, प्रेस नहीं कर पाएगा, कंप्रेस नहीं कर पाएगा, देन हाउ इट विल गेट कोलैप्स्ड? ये कोलैप्स नहीं होगा, खत्म नहीं होगा ये, यानी कि अपनी शेप बरकरार रखेगा। ठीक है। चलिए, अब इन्हीं सबको एक नए नजरिए से हम पढ़ेंगे कि पहला ये P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू 2S/R, ये कहा जा सकता है। दूसरा, इनसाइड किसकी वजह से था, लिक्विड की वजह से था। बाहर आउटसाइड है या फिर एक्सटर्नल कह लो, इज इक्वल टू 2S/R, ये भी कहा जा सकता है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड माइनस एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2S/R। चलो, और अब जो आने वाला है वो आपका इंटरेस्टिंग है। ये जो शेप है बच्चों, केवल ये शेप, ये वाली कौन सी है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? ये कॉन्वेक्स है। ये वाली कौन सी है, कॉनकेव। सही है। ये वाली पूछता तो ये कॉन्वेक्स होती, ये वाली कॉनकेव। मतलब क्या, मतलब ये कि ये ऐसा है। इधर वाली जो होगी वो क्या होगी, कॉन्वेक्स, अंदर वाली कॉनकेव। इधर वाली ऊपर जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स, ये क्या है, कॉनकेव। इसी तरह ये भी, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। तो ये हुआ कि ये वाली सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है, यानी ये वाली सरफेस भी कॉन्वेक्स ही है। चलिए, तो यहाँ पर लग रहा है क्या, P एक्सटर्नल, यहाँ क्या लग रहा है, P इनसाइड। ठीक है। अब P एक्सटर्नल नहीं कहेंगे, उसे क्या कह देंगे, इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए क्या कह देंगे, ये P कॉन्वेक्स है। क्या है ये, P कॉन्वेक्स। ये क्या है, P कॉनकेव है। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, P इनसाइड माइनस P एक्सटर्नल, P इनसाइड माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2S/R। इनसाइड के लिए क्या लिखेंगे, P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स इज इक्वल टू 2S/R। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सॉरी, तो ये आ जाएगा कितना, P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स इज इक्वल टू 2S/R। ठीक है। नीट वालों ध्यान देना, और खास करके जेई वाले, आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, है ना। P कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स इक्वल टू 2S/R, ये किसी भी लिक्विड ड्रॉप के लिए। ओके। चलिए,
सवाल है क्या? सवाल देखते हैं इसका। मिटा दें? मिटाना ही पड़ेगा। तो क्या होगा सर अगर सोप बबल की बात की जाए, क्योंकि सोप बबल में आपने कहा था कि डबल लेयर बनती है, एक लेयर आगे बनती है, एक लेयर पीछे बनती है ना। तो लिखो अगला, एक्सिस प्रेशर इन सोप बबल और इन सोप फिल्म। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल, ये ऐसा है ना, सोप फिल्म है, तो दो लेयर होगी तो दो दिखाएंगे। ठीक है ना, ये सेंटर रहा होगा। अब होता ये है पहला, हालांकि दोनों के बीच की कुछ ना कुछ थिकनेस है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि जिसे कंसिडर नहीं करते हैं तब भी चलता है। ठीक है, यानी कि इसका रेडियस अगर r है तो उसका भी r ही मान सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस कितना है बच्चों? r है दोनों के लिए। ठीक है, अभी एक बता रहा हूँ शॉर्ट मेथड इसे सोल्व करने के लिए, मतलब इसके डेरिवेशन के लिए। अगला आएगा एक लॉन्ग मेथड जो अपने स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। अब बाहर की तरफ जो प्रेशर लग रहा होगा वो तो क्या है? पी नोट। सही है? सही है। अब यहाँ कितना प्रेशर होगा, यहाँ कितना होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ पी नोट है और यहाँ पी इनसाइड है, तो बताओ पी इनसाइड का वैल्यू कितना आएगा? पी इनसाइड आएगा, क्योंकि पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू कितना? 2s/r। तो पी आई कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस 2s/r, यही वाला पी आई माइनस पी ओ इक्वल टू s/r। तो पी आई का वैल्यू कितना आएगा? पी नॉट प्लस 2s/r, यानी कि पी नॉट प्लस 2s/r। यानी कि यहाँ जब पी नॉट है तो यहाँ वाला प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस 2s/r। अब देखो क्या करेंगे, केवल मैं आपको समझाने के लिए इसे थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दे रहा हूँ। वास्तव में दोनों का रेडियस क्या है? सेम है, यानी कि इनके बीच का मैं डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। यानी कि ऐसा, अब देखो यहाँ पर, यहाँ पी नॉट है, यहाँ पी इनसाइड, ये पी इनसाइड कितना आ जाएगा? क्योंकि ये तो अपने लिए क्या करेगा? आर का काम करेगा, यानी कि बबल है, स्फेरिकल है, तो पी आई माइनस पी नॉट मस्ट बी इक्वल टू 2s/r। तो क्या आ जाएगा? पी आई इक्वल टू पी नॉट प्लस 2s/r। ठीक है, और अब यहाँ का प्रेशर P है मान लो, तो P को क्या लिखेंगे? P माइनस पी आई। अब ये बाहर का बन गया, ये क्या बन गया है? बाहर का बन गया, यानी कि ये ऐसा हो गया P और ये पी आई, क्या आएगा? P इनसाइड यानी कि अंदर वाला, फिर ये बाहर वाला इक्वल टू 2s/r। समझे? यानी कि ऐसा कि इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है P नॉट प्लस 2s/r, इनसाइड माइनस आउटसाइड इक्वल टू कितना? 2s/r। तो ये आ जाएगा फाइनली कितना? इसको मैं कह देता हूँ P इनसाइड है, यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया? यहाँ प्रेशर हो गया सर P नॉट प्लस 2s/r। तो यहाँ कितना आ जाएगा? पी आई माइनस पी नॉट प्लस 2s/r इज इक्वल टू 2s/r। सही है? तो पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू कितना? 4s/r। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। चलिए आइए, ये अगर समझ में आ गया आपको तो काफ़ी बेहतर हो गया है कि सिंपल अगर लिक्विड ड्रॉप है और बाहर का प्रेशर पी नॉट है, तो अंदर का जो प्रेशर होगा वो क्या आ जाएगा? पी आई इक्वल टू पी नॉट प्लस 2s/r। इतनी सी बात आपको समझनी है, या फिर पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 2s/r लिखा। वहीं पर अगर सॉफ्ट फिल्म हो जाती तो क्या हो जाता? सॉफ्ट फिल्म होती तो बाहर तो प्रेशर अभी भी क्या है? पी नॉट, अंदर आने पर प्रेशर कितना हो जाता है? पी नॉट प्लस 2s/r। ठीक है, अब फिर से क्या हो गया? इससे मिटा दिया, इससे मिटा दो,
अंदर वाला प्रेशर निकालना, क्या आएगा, पी आई माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी आई माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू वाट, 2s/r आना चाहिए, है ना, पिछले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पी आई माइनस पी आउट। तो 100 फिल्म है तो प्रेशर डिफरेंस 4s/r, और सिंपल लिक्विड ड्रॉप है तो 2s/r, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि एक में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, एक में 4 से। मैंने कहा भी था कि लिक्विड ड्रॉप है तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2s/r, वहीं पर डेल्टा पी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर ये 100 फिल्म है, क्योंकि डबल लेयर होती है, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड बताया है, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, एक दो ही करेंगे, ऐसे कर रही है। चलिए पहला सवाल, फाइंड द एक्सिस प्रेशर इन ए मरकरी ड्रॉप। फाइंड द एक्सिस प्रेशर इन ए मरकरी ड्रॉप, जिसके लिए दिया है क्या, R इक्वल टू 2 mm, R इक्वल टू 2 मिलीमीटर। ठीक है, और S दिया है कितना, 0.465, 0.4 ही रख लो यार, है कि नहीं। सेकंड दिया है सॉफ्ट बबल, है R इक्वल टू 4 मिलीमीटर एंड S इज इक्वल टू 0.03। ओके, चलिए ये दो सवाल करते हैं। लिक्विड ड्रॉप है, सॉफ्ट फिल्म नहीं है ना। चलिए, तो डेल्टा पी क्या यूज करेंगे, 2s/r, एक्सिस प्रेशर का मतलब डेल्टा पी, 2s कितना 0.4 है, r कितना बच्चों 2 मिलीमीटर। इसे सोल्व कर लो, बस हो गया आपका आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसमें क्या यूज करेंगे, क्या 2s/r या 4s/r, सॉफ्ट बबल है तो क्या करेंगे 4s/r, और सॉफ्ट बबल के अंदर क्या होती है, एयर होती है। बहुत बढ़िया सर, एस मुझे पता ही नहीं था, है कि नहीं। चलिए अच्छा है, तो 0.46 ले लो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इसे सॉल्व कर लो, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान सा था, घटिया सा सवाल है। एक और करवाते हैं, लिखा कि नहीं भाई, पॉज करके लिख लिया करो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, पाउस या पोस। चलिए अगला सवाल है कि एक एयर चैम्बर है, एयर चैम्बर और साथ में दिया गया है कंसिस्ट हैविंग टू सॉफ्ट बबल्स A and B, and radius of A is equal to what? Radius of A 2 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ B 4 सेंटीमीटर। बार बार खांसी चल रही है, कोरोना तो नहीं है, कंफर्म है इतना। S दिया है 0.04 न्यूटन पर मीटर। ये अंतिम सवाल बच्चों, जी जान लगा दो, टूट पड़ो इसके ऊपर, देखते फोन पे मत टूट पड़ना भाई, है कि नहीं। और P एयर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा दिया है, पूछा है फाइंड NB/NA, जहाँ NB और NA क्या है, N रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स को, वाह मान गए, नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, और N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स,
एयर मोलिक्यूल्स इन ईच स्फीयर। ये तो केमिस्ट्री का लगता है कि नहीं? यहाँ कैसे आ गया? ये गिवन देखो, ऐसा है कि एयर चेम्बर है, मतलब हवा है उसके अंदर, 2 सॉफ्ट बबल हैं, एक ए है, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बड़ा एप्पल। इसका आर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। इसका आर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। सही है। एस कितना दिया है? 0.04 न्यूटन पर मीटर। प्रेशर यानी कि एयर, यहाँ जो चारों ओर एयर है तो उसका प्रेशर कितना है? पी एयर 8 दिया है ना, वो दिया है। चलिए, और रेडियस तो दिया ही है। नंबर क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। चलिए क्या करेंगे? तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि आइडियल गैस इक्वेशन को हमें अप्लाई करना होगा। हालांकि ऐसा कहीं कहा नहीं है, लेकिन यू हैव टू कंसिडर दैट। ओके, कैसे? देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। एन इक्वल टू कितना? पी वी अपॉन आर टी। ठीक है। तो और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बी मॉलिक्यूल के लिए क्या जाएगा? एन बी इज इक्वल टू पी बी वी बी आर अपॉन आर टी। एन ए इज इक्वल टू पी ए वी ए आर टी। इसी का तो रेशो निकालना है ना? तो ये आपको सोचना होगा कि आइडियल गैस इक्वेशन से यह बनने वाला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पुट कर देते हैं। बाएं हाथ का खेल है जी अब तो। पी बी वी बी अपॉन आर टी, पी ए वी ए आर टी। आर तो सर गैस कांस्टेंट है, समझ में आती है। टी अलग अलग नहीं होगा क्या? टी अलग नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर एक ही सिस्टम में रखें दोनों, तो सिस्टम का टेम्परेचर सेम मान सकते हैं और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। प्रेशर ऑफ बी मतलब क्या है? इनसाइड प्रेशर की बात हो रही है। प्रेशर ऑफ ए मतलब इनसाइड प्रेशर की बात हो रही है। तो पी बी वी बी अपॉन पी ए वी ए। और खूब, पी ए क्या हो जाएगा बच्चों? 100 बबल है तो क्या आ जाएगा? पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू व्हाट? पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू व्हाट? 2s बाई आर। सही है, यही आएगा, यही आएगा। लेकिन 100 बबल है, सीधा सा है ना भाई अब तो। अरे बिना टेंशन, 100 बबल के लिए डेल्टा पी क्या होता है? 4s बाई आर होता है। डेल्टा पी का मतलब क्या है? इनसाइड माइनस आउटसाइड। पी बी माइनस पी ए। पी बी कितना आ गया? पी ए प्लस 4s अपॉन आर। इसी तरह से पी ए कितना आ गया? 4s अपॉन आर, है ना? ये आर ही है। आर ए कह दो, आर बी कह दो, ये आर ए कह दो, वही रेडियस है कुल मिला के। इतना क्या टेंशन है? पी बी तो पी ए प्लस 4s अपॉन आर ए। ठीक है ना? अभी खुश हो? ये पी बी है, तो ये पी एयर वाला है, और ये बी। पी ए क्या जाएगा? अभी ठीक है। वॉल्यूम 4/3 पाई। स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं। चाहे जिसे हम बदल सकते हैं, अनजानी शक्ति है आप लोगों के पास, जिसे चाहे बदल सकते हैं। इसमें कितना आ जाएगा? 0.02 का होल क्यूब। तो हो गया, है ना? इसी को सोल्व कर लेना, वही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, जो भी आएगा। तो इसी के साथ हम आज का अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। इन केस अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ग्रुप में आके आप डाउट क्लियर कट कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसा भी किसी भी तरह का डाउट है आप पूछिए, आपका डाउट
क्लियर कट किया जाए, बेफिक्र रहें। और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी आप जितना कर सकते हैं करते रहिए, तो उसके बाद आपको असाइनमेंट मिल जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।